न्यूज 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिबेट में यानी चर्चा में। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान, एक ऐसा एनजीओ जो गायों के लिए और असहाय लोगों के लिए हमेशा से काम करता आ रहा है और आज भी लगातार काम करता आ रहा है। आज हमने एक पोस्ट डाली थी और आपसे कहा था कि ये एक ऐसा डिबेट का प्रोग्राम होगा जिसमें किसी नेता को हम नहीं बुलाएंगे, किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को हम नहीं बुलाएंगे, बल्कि आम आदमी को बुलाएंगे, उन युवाओं को और उन सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों को बुलाएंगे जिनका दर्द, जिनकी तकलीफ, जिनकी समस्याएं वो एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर या लोअर क्लास फैमिली के तौर पर अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं जो है वो जनता के सामने रख सके। आज का मुख्य मुद्दा हमारा जो रहेगा वो रहेगा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब आज का घोषणा पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 5 अप्रैल को ही जारी कर दिया, जिसको 6 अप्रैल को सोनिया गांधी ने जयपुर में लॉन्च कर दिया था। घोषणा पत्र की बातें क्या होती है, सबसे पहले तो वो समझने की एक जरूरत है। घोषणा पत्र का मतलब ये है कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसका एक वादा है लोगों से कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम आम जन के लिए करेंगे क्या। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डायरेक्टली बहुत सारी चीजों को शामिल किया। 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और राहुल गांधी हर मंच पर ये बात अब कहने लगे हैं कि साहब हर महिला को 8,500 रुपए महीने हम देंगे, 1 साल तक 1 लाख रुपए देंगे और वो तब तक देंगे जब तक वो गरीबी रेखा से बाहर ना आ जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा किसानों का कर्जा हम माफ कर देंगे, न्यूनतम जो मजदूरी है वो बढ़ा करके 400 रुपए कर देंगे। कुल मिलाकर के बहुत सारी सौगातों का जिक्र जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। लोगों को उम्मीद ये थी कि साहब जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें भी बहुत सारे लोक लुभावने बातें होंगी। आज जब बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा, लोगों से जब इस बारे में चर्चा की, तो लोगों को लगा और लोगों का ये कहना था कि साहब ये तो वैसा ही है जैसा पहले था। क्या नया था, क्या कुछ नया जिक्र इसमें हुआ, क्या कुछ सौगात इसमें बीजेपी के द्वारा दी गई है। कुल मिलाकर के आज हमारा इस पर फोकस रहेगा और हमारी इस डिबेट में आज जो शामिल हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, वो अपनी बात जो है बेबाक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से रखेंगे। नरेश जी एक ऐसा चेहरा है जो कभी हाईलाइट नहीं होती, लेकिन काम बहुत करते हैं शहर के लिए। अपनी बात सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाना हो, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना हो, जनता के दुख दर्द तकलीफ को प्रशासनिक लेवल तक या उच्च लेवल तक पहुंचाना हो, इस काम को नरेश जी लगातार करते रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, जो काम हम नहीं कर पाते, जो काम मीडिया नहीं कर पाता, वो काम नरेश जी करते हैं। इनको फीडबैक भी मिलता है, जवाब भी मिलता है और ये जो समस्याएं उठाते हैं प्रधानमंत्री के लेवल पर हो या मुख्यमंत्री के लेवल पर हो, उन समस्याओं का निदान भी होता है। दूसरे हमारे साथ में वो हैं जो कहने का मतलब ये है कि हिंदूवादी परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं, हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और गाहे बगाए ना सिर्फ हिंदू और मुस्लिम या और किसी कम्युनिटी की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी के मुद्दों को जो उठाते हैं वो भी आज हमारे साथ हैं। पारीक सर, तो आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो मेरे मित्र भी हैं, क्लासमेट रहे हैं और इनकी स्थिति आज की तारीख में अगर मैं कहूँ सारे राजनीतिक विश्लेषणों को देखने के बाद में, तो जैसी कांग्रेस में सचिन पायलट की स्थिति है ना, वही आज की स्थिति कासिम भाई की। पहले बसपा पर बिलीव किया और उसके साथ में चले, उसके बाद में कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, विधायक जो हैं रामकेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ चले, उनका प्रचार प्रसार किया, उनकी आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वहां से भी इनका भरोसा उठ गया। आज एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति के रूप में, युवा के रूप में ये हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे मुद्दों को उठाने का ये प्रयास भी करेंगे। और इसके अलावा एक व्यक्ति और हमारे साथ में है जिनको मैं धीरे धीरे करके इनवाइट भी करूंगा और उन लोगों को जोड़ने का मैं प्रयास भी करूंगा। अभी और भी हमारे पैनल में कुछ युवा आएंगे जिनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल मैं ऐसे लोगों को जोड़ता चला जाऊंगा। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करना, क्योंकि कल परसों में आप लोगों ने कमेंट किया था कि अजय जी राजनीतिक दलों को लेकर के अगर आप जब डिबेट करते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, ना तुम कम हो ना हम कम है। मैं आप पर कीचड़ उछाल रहा हूं, आप मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। राजनीतिक दल तो यही करेंगे। आम आदमी, युवा, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल करके सामने आएंगे। कम से कम वो अपने दिल की बात तो रख पाएंगे।
कि साहब ये हो रहा है जबकि ये होना चाहिए। तो इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, फटाफट जोड़ते चलें और शेयर करते चलें। आज तारीख है 14 अप्रैल। सबसे पहले तो मैं शत नमन करूंगा और पुष्पांजलि अर्पित करूंगा इस देश को जिन्होंने संविधान दिया, बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर वो नहीं होते, उनके द्वारा लिखित संविधान नहीं होता, तो शायद इस देश का लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होता और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत कभी नहीं बन पाता। उनकी 133वीं जयंती है। आज पूरे देश भर में जो है श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए गए हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनकी जयंती मनाई भी है। और ताज्जुब की बात यह है कि आज की तारीख में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक इशू बन करके रह गए, है ना। अलग अलग पार्टियां कह रही है ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, जबकि शर्म आने वाली बात यह है कि जिन्होंने इस देश को लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, वो सबके। तो आज उनकी जयंती है, उनको एक बार हमारी ओर से फिर से श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और भाजपा का ये संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी, इसके नाम पर ये चला है। पार्टी ने 10 साल के वादे जो निभाए हैं उनका एक वीडियो जारी किया है कि साहब ये वादे हमने किए थे और इनमें से इतने वादे हमने पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 46 मिनट अपनी स्पीच दी और कहा कि 10 साल का लेखा जोखा हमने दुनिया के सामने और देश के सामने रख दिया है, जो कहा है वो करके दिखाया है। वादे 2024 के, और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो 24 को लेकर के मैनिफेस्टो बनाया है, इसमें 17+ के लेकर के मुफ्त इलाज की जो योजना है, आयुष्मान योजना, उसका वादा किया गया है। 3 करोड़ों को आवास देंगे, हम घर बना करके देंगे। 2029 तक मुफ्त राशन, अभी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, इस योजना को बढ़ा करके अब 2029 तक बीजेपी ने कर दिया है ताकि लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। और एक बात और कही है कि परिणाम आते ही 100 दिन के अंतर्गत यानी 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में बीजेपी सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी, एनडीए सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी अगर सत्ता में आती है तो। माफ करना, ये मत कहना कि अजय जी आप तो कह रहे हो कि साहब जीत गई, है ना। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यह है अगर 4 जून को परिणाम एनडीए के पक्ष में आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है कि 100 दिन की कार्य योजना हमने बना दी है और उस पर काम करना हम शुरू कर देंगे। मुद्रा योजना पहले 10 लाख तक थी, अब उसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। सीए यूसीसी बिल्कुल इसको लागू किया जाएगा, इसका वादा किया गया है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका वादा किया गया है। पेपर लीक पर सख्त कानून बनाया जाएगा। फसलों की एमएसपी लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ाई जाएगी। सम्मान निधि योजना किसानों की जो है वो लगातार जारी रहेगी, उसमें इजाफा किया जाएगा। बुलेट ट्रेन का विस्तार गुजरात और इसके अलावा आगे भी किया जाएगा। हर घर नल, इस योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि कोई प्यासा ना रहे। और झुग्गी झोंपड़ियों में पक्के मकानों के निर्माण का वादा किया गया है। पाइपलाइन से रसोई गैस, अब तक हमको ये लग रहा था साहब रसोई गैस की कीमतें ज्यादा है, महंगाई है इस मामले को लेकर के, लेकिन इसको लेकर के एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और अब सिलेंडरों पर जो आत्मनिर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। हर घर तक हम पाइपलाइन के द्वारा गैस लाइन पहुंचाएंगे, इसका वादा किया गया है। सोलर पैनल से बिजली की जो योजना है उसको लेकर के विस्तार किया जाएगा। हर घर तक मुफ्त बिजली की योजना सरकार ने देने का वादा किया है। महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह है उनको मजबूत किया जाएगा, सर्विस सेक्टर में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा, जैसे सैनिटरी नैपकिन वगैरह पहले मिला करते थे वो जारी रहेंगे। किसानों के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सिंचाई की योजनाओं में विस्तार किया जाएगा, भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। नैनो यूरिया जो है इसके बढ़ावे को लेकर के विस्तार से योजना बनाई जाएगी और पशुओं के लिए चारा बैंक का निर्माण किया जाएगा। सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए भी घोषणा की गई है, ज्यादातर सुविधाएं घर तक पहुंचाई जाएंगी ताकि उनको ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़े। तीर्थ यात्रा जो है राज्य सरकार की मदद से उनमें इजाफा किया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, इनमें तो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और नए एम्स हैं, आईआईटी हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इनका निर्माण करवाया जाएगा। 6G, अभी तक 5G चल रही है, 4G से 5G पर आए और 5G के बाद में नया जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के मामले में यानी 6G जो है उसको प्राथमिकता दी जाएगी और सड़कों और रेलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में
नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था और इस वजह से आप चलना दबा करके। तो मैं आपको बता रहा था बीजेपी का मैनिफेस्टो। अब बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। साहब, कांग्रेस ने क्या कुछ दिया? 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। वादे किए क्योंकि सरकार सत्ता में वापस आना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 साल से लगातार पूरे बहुमत के साथ में जिस तरह बीजेपी शासन कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, मैंने जैसा जिक्र किया, 30 लाख नौकरियां हैं, 8,500 हर महिला को देना है, और वो भी तब तक जब तक वो गरीबी रेखा से निकल करके बाहर नहीं आ जाती। क्राइटेरिया क्या है? गरीबी रेखा का पैमाना क्या है? क्या मानते हो आप? कैसे आएंगे गरीबी रेखा से बाहर? दूसरी बात, आज राहुल गांधी जी हर मंच पर जाकर के कह रहे हैं 1 मिनट में खटाखट मैं गरीबी खत्म कर दूंगा। 55 साल से ज्यादा शासन किया आपकी सरकार, तब क्यों नहीं लेकर के आए आप इस तरह की योजना? दूसरी बात यह है कि आज इस उम्र में आकर के आप ये कह रहे हैं कि एक झटके में आप सब कुछ कर देंगे। आपको बहुत विश्लेषण करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इतना आसान नहीं है यहाँ की इकोनॉमी को पढ़ना, यहाँ की
ग्लोबल पॉपुलेशन को पढ़ पाना, ये बहुत मुश्किल काम है। इतना कहना आसान लगता है आपको। आज जब ये घोषणाएं जब आप लगातार कर रहे हैं, हम भी लगातार खबरें बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आते हैं, अजय जी घोषणा तो उन्होंने ये भी कही थी कि साहब 10 तक आप गिनती गिनो और उसके बाद में हम कहीं ना कहीं कर्जा माफ कर देंगे। वो 10 तक गिनती आज तक पूरी नहीं हुई, 5 साल निकल गए। जनता है ये कहेगी या आपकी बातों को पकड़ेगी और आपको जवाब देना भी जनता अच्छे से जानती है। तो ये है। इसके अलावा 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे, सीए यूसीसी इनसे कोई मतलब है ही नहीं कांग्रेस को, इनका जिक्र तक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये दोनों मैनिफेस्टो अब दुनिया के सामने या भारत के लोगों के सामने आ चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, नोबेल पुरस्कार विजेता महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी आज एक इंटरव्यू में कहा है कि देश में विपक्षी एकता नहीं है। जो इंडी गठबंधन बना है, ये लोग छोड़ करके एक दूसरे को जा रहे हैं। कांग्रेस में कई समस्याएं अंदरूनी तौर पर है और कांग्रेस को विश्लेषण करके उन अंदरूनी समस्याओं को सुधारने की आवश्यकता है। भारत में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है और कहा केवल हिंदुओं पर, हाँ बीजेपी के लिए भी बड़ा बात जो है ना अमर्त्य सेन ने वो कही है कि कहा है कि केवल हिंदुओं पर फोकस करना अन्य लोगों के साथ में धोखा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी एक धर्म को फोकस बना करके आप नहीं चल सकते। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है। चलिए इसी चीज को लेकर के आज हम अपना डिस्कस और अपना जो प्रोग्राम है डिबेट का वो शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं अब स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ में एक और पत्रकार महोदय जुड़े हैं, उनका भी मैं दिल से वेलकम करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप भी यहाँ अपनी कुर्सी ज्वाइन करें। भविष्य कुमार भानु जी सर आप आए और हमें ज्वाइन करें, क्योंकि आज हम बिना किसी राजनीतिक दल के कुछ अच्छे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कुछ अच्छे मुद्दों पर बात करेंगे। भविष्य भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 राजस्थान पर। और सबसे पहले तो मैं मैनिफेस्टो को लेकर के, आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, 5 अप्रैल को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र एक तरीके से वो वादा होता है जो जनता से किया जाता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 5 साल में ये काम करेंगे। जी आज 70 सालों से दोनों पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर रही है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि घोषणा पत्र केवल कागज तक सीमित रह जाता है, धरातल पर नहीं आता। आज तक भी आप ये बता दीजिए कि घोषणा पत्र की कौन सी बातें दोनों पार्टियों ने करी है आज तक। केवल घोषणा पत्र क्यों, उनको चुनाव जीतना है दोनों पार्टियों को, उनको इससे मतलब नहीं है कि जनता के साथ क्या हो रहा है, जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या है, जनता क्या चाहती है। कोई ये कह देगा साहब हमने 80 करोड़ परिवारों को राशन दिया, बिल्कुल आप मुझे ये बता दीजिए 80 करोड़ परिवारों की गिनती बता दीजिए जिन लोगों के पास कार्ड है बीपीएल के, उनको राशन मिल नहीं रहा है। दूसरी पार्टी ये कहती है ना धारा 370 पे बोलती, ना सीए पे बोलती, कुछ नहीं, वो तो एक मुद्दा लेके चलती है साहब राम मंदिर पे इतना खर्च कर दिया। अडानी और अंबानी उनका पीछा नहीं, उनको तो एक चीज अडानी अंबानी दो के अलावा तीसरे में मुद्दा ही नहीं है। आज कांग्रेस ये कहती है कि साहब हम आगे आए, भाई आगे तो तब आओगे ना जब आपके पास कोई ठोस व्यक्ति होगा। नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जो इससे मुठ कहते थे ना, अपन देशी भाषा में कहते हैं मुठ आदमी होना चाहिए, उन सबको दरकिनार कर दिया। दरकिनार करके आप कह रहे हो कि हम गाड़ी चलाएंगे, भाई ड्राइवर को तो तुमने पीछे बैठ दिया, आप गाड़ी धक्के दे, 4 आदमी आगे लग रहे हैं, 4 पीछे लग रहे हैं, धक्का दे रहे गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी वहां की वही करिए। उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस बिखरती जा रही है। भाई भाजपा की बात तो घोषणा पत्र करी है, ठीक है, पहले भी घोषणा करी थी 15 लाख रुपए सबको देंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सबको ये मिलेगा, वो कहाँ है आज तक? ठीक है, वो ये कहता है सब काला धन वापसी देंगे, काला धन को तो बढ़ावा मिला, काला धन को बढ़ावा मिला। नोटबंदी के टाइम पे जितने नोट आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, अगर आरबीआई के आधिकारिक सूत्र होते थे, वो ये कहती है जितने नोट हमने छापे थे और जो मार्केट में दिए, उसमें से 80% नोट वापसी आए, वो 20% नोट कहाँ गए? वेरी गुड, सही बात। वो 20% नोट आए वापसी जरूर है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं आए, वो इधर से उधर चेंज हो गए। जो मैनिफेस्टो है वो तो एक तरीके से आपका संकल्प पत्र है। बिल्कुल, हर पार्टी सीधी सी बात है कि देखिए चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाती है। मैंने घोषणा पत्र दे दिया, मुझे मालूम है, मैं जैसे कांग्रेस ने दिया कि साहब मैं 30 लाख नौकरियां दे दूंगा, और इसके अलावा यह है कि 8,500 हजार रुपए महिलाओं को हम दे देंगे। जब बेवकूफी बात करते हैं, 8,500 रुपए महिलाओं को दे देंगे, देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए है, महिलाएं हैं, आप 8,500 रुपए प्रति महीने महिलाओं को दे रहे हैं, कितनी काउंटिंग तो कीजिए पहले, क्या
आप कितना पैसा दे रहे हैं? नहीं, आपने एक शब्द पकड़ लिया, 8,500 रुपए दे रहा हूँ मैं। आपने काउंटिंग करी कि कितने करोड़ महिलाओं को आप 8,500 रुपए पर मंथ देंगे? और कितना बजट होता है इसका? अजय जी, यदि आपको एक चीज ध्यान हो, जब राजीव गांधी फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे, 58 मिनट का उनका भाषण चला था। उसमें एक चीज उन्होंने कही थी कि ऊपर से 1 रुपया जब हम भेजते हैं, बिल्कुल। तब पब्लिक को 25 पैसे भी नहीं मिलता। वो बिल्कुल धरातल वाली बात थी, यथार्थ थी। आज उसी को चीज को लेकर चले, आज कहीं भी आप देख लीजिए। चलो अपन तो देश को छोड़ो, गंगापुर सिटी की स्थिति देखो, गंगापुर सिटी की क्या हाल है, सड़कों का हाल देख लीजिए, पानी की समस्या देख लीजिए, बिजली की समस्या देख लीजिए। पार्टी कोई सी भी आ गई, समस्या यथावत मौजूद है। अब आपने जो मुद्दा किया कि भाई 8,500 रुपए महीने देंगे हम, तो भाई मैं ये कहता हूँ ठीक है, बहुत खुशी की बात है। आज कोई भी पार्टी सत्ता में आकर 8,500 रुपए महिला को देती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये तो बताइए, देंगे कहाँ से? पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा कहाँ से? आप ये कह रहे हैं कि साहब भारत की ग्रोथ बढ़ती जा रही है ना? लेकिन भारत की जो पब्लिक की स्थिति है, आज महंगाई इतनी बढ़ा दी आप लोगों ने, क्या पब्लिक घर का राशन नहीं खरीद पा रही है? हम ये नहीं कहते कि भाई ये पार्टी बुरी है, ये पार्टी, हमारे लिए दोनों पार्टी बराबर है। हम एक आम पब्लिक है, आम जनता है, हमें तो जो सुविधा देगा हम उसके हैं। लेकिन घोषणाएं जो आप कर रहे हैं, आप कम से कम घोषणाओं को इतना तो करो यार। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अच्छे अच्छे अधिवक्ता बैरिस्टर वहां बैठते हैं घोषणा पत्र बनाने के लिए। आप ये तो देखिए आप क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। केवल लीक पे चल रहे हैं कि हमने ये घोषणा कर दी, बस आए ना आए सत्ता में, उससे कोई मतलब नहीं है। और सत्ता में आने के बाद भी हम करें ना करें, इससे कोई मतलब कोई गारंटी नहीं है। सही बात। फिर श्वेत पत्र जारी कर देंगे। साहब श्वेत पत्र जारी कर दिया हमने इस पर, भाई पत्र जारी करते रहो, जनता की तकलीफ तो देखो आप कि जनता की स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर के घोषणाएं सिर्फ है ना लोक लुभावनी होती हैं, और कई बार होता है कि स्थानीय मुद्दे जो है ना वो खो करके रह जाते हैं। मेरे साथ जो है वो अभी चेयर और वहां से आप मंगवा लें, ठीक है ना सर? बैठे हैं आप 2 मिनट, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। और नरेश भाई जो है ना वो मेरे साथ है। नरेश भाई, बहुत अच्छी बात भानु भाई साहब ने कही है, स्थानीय मुद्दे बड़ा मायने रखते हैं। घोषणा पत्र आपने जारी कर दिया, टोंक सभा माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण में चुनाव है। आप मुझे ये बताइए, स्थानीय मुद्दे कितना मायने रखते हैं, या वही मोदी के चेहरे को लेकर के ही वोट दिया जाएगा? मैं न्यूज 17 को और आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो मीडिया कवरेज है बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मैं आपको पुनः नमन। और जो गंगापुर सिटी के मुद्दे की बात है, भाई साहब मुद्दे तो ऐसा है कि यहाँ सरकार लगी नहीं, सरकार अभी पूर्व में रोडों की इतनी हालत खराब थी, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। वर्तमान में भी रोडों की हालत खराब है, बिल्कुल बदला कुछ नहीं है। कुछ नहीं बदला। अफसरों में आज भी कोई भय नहीं है कि हम बोलते हैं कि हमारा सत्ता परिवर्तन होगा, किसी गवर्नमेंट को बदलेगा। आप कोई भी ऑफिस में जाओ, अस्पताल में चले जाओ, आपको अस्पताल में सब डॉक्टर गायब मिलेंगे, ड्यूटी टाइम में थोड़ी देर में नगर परिषद में चले जाओ, 2000 तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। पट्टे पड़े हैं, पर 2023 के पट्टे बन गए। अब मैं कहाँ की बात करूँ, आप कैसे भी आप देखो सिविल लाइन की आपको सब व्यवस्था मालूम है, जगह जगह बंदी क्या है। अब भाई मोदी जी जो चुनाव है, ये मोदी जी के ऊपर लड़े जा रहे हैं। और मोदी जी के कारण आज मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में पहली बार SC/ST को रिजर्वेशन मिला है। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, पहली बार 52 IAS अधिकारी बने 2023 में, जो बीजेपी गवर्नमेंट के कारण। पहले इनके 1-2 IAS बिल्कुल लगातार IAS बन रहे। मुस्लिम समाज में पढ़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, और कोई भेदभाव नहीं। रेलवे की क्वालिटी, अब रेलवे के डिपो में जाएगी क्वालिटी बढ़ती है। और वंदे मातरम ट्रेन, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमको उम्मीद नहीं थी, आप लोगों ने मुद्दे उठाए, हमने उठाए, आपने इसको कवरेज भी कर रहा था। आप पैदल, अब ट्रेन के द्वारा भी आए थे। दौसा गंगापुर सिटी ये लाइन चालू हो गई, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, पूरे गंगापुर सिटी के मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। और आपको नई सूचना देने जा रहा हूँ कि धौलपुर गंगापुर सिटी के 2023 में 130 करोड़ के बजट में पास हुए थे, उन्हें एक बजट पास होगा। अभी तो इन्हें अनुपूरक बजट पेश
था, उसमें धौलपुर गंगापुर सिटी को बहुत बड़ा बजट पास होगा। अति शीघ्र गंगापुर सिटी, धौलपुर गंगापुर सिटी करोड़। नहीं, लेकिन बात वही आती है, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी क्योंकि आप आरटीआई एक्टिविटी में हैं और लगातार अपनी जो मुद्दे हैं ना, समस्याएं हैं, वो उच्च लेवल पर भेजते भी रहते हैं। लेकिन वही बात आती है, क्या बार बार सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? आप स्थानीय लेवल पर तो कुछ कर नहीं रहे, आप बार बार उसी एक ही चेहरे को बनाते रहेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मुद्दे पे ठीक से काम होगा। आज गंगापुर सिटी में रेलवे स्टेशन का विकास करने के लिए 24 लाख रुपए की 24 करोड़ रुपए स्टैम कैनाल परियोजना के लिए पास हुए। वो स्थानीय एमपी जब तक ऊपर अपनी आवाज नहीं पहुंचाता, स्थानीय लोग अपनी आवाज नहीं पहुंचाते, जब तक मीडिया के द्वारा और आईबी के द्वारा कोई सूचना प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंचती, जब तक कोई परियोजना पास नहीं होती, लोगों में पता चला कि आक्रोश है और हमारे माननीय संसद महोदय ने ये बात पहुंचाई तो उससे आज ईस्टर्न कैनाल परियोजना स्वीकृत हुई। आपने भी इसको बड़े लंबे रूप में उठाया। आज मैं कहना चाहता हूँ 2,80,000 हेक्टेयर जमीन से सिंचाई होगी, मतलब 34 लाख बीघा से आप कह रहे काम कहीं जाएंगे, काम तो होगा। तो आपको लग रहा है स्थानीय स्तर पर अच्छा काम हुआ है? आज स्थानीय स्तर पर काम हुआ, पर यहाँ की जनता है ना, इतने संगम बना रखे तो किसी नेता से, किसी जनप्रतिनिधि से कहने ही नहीं चाहती कि हमारा कोई काम करो। वो तो है ना, गलत काम में ताली पीट देते हैं, अच्छे में पीट देते हैं और आंख मीच के घर पर सोचते हैं कि भाई काम हो रहा है, होता रहेगा। कुल मिलाकर की जनता जागरूक नहीं है ना, अभी भी जातिवाद और क्षेत्रवाद में फंसी हुई है। चलिए, कासिम भाई मेरे साथ हैं और कासिम भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आपने तो तीनों राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन भी किया है, सबके लिए काम भी किया है। अभी आज के मौजूदा हालात को देखे जाए तो राहुल गांधी हर जगह जाकर के कह रहे हैं कि साहब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ और एक अच्छा पैगाम ले रहा हूँ। न्याय यात्रा भी निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली है। क्या कुछ चल रहा है? इनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भला होने वाला है या कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को और सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? देखिए अजय जी, आपको पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक घोषणा पत्र बोल रहे हो, तो एक तो आपको एक जानकारी का अभाव है। असल में घोषणा पत्र नहीं है, एक न्याय पत्र है कांग्रेस का। नहीं, वो कुछ भी कह लो, ऐसे तो मोदी जी ने भी कह दिया संकल्प पत्र है, पर घोषणा पत्र वाकई में घोषणा पत्र ही होता है क्या? सत्ता में अगर आते हैं तो ये घोषणा हम पूरी करनी है, आप शब्द कुछ भी कहते हैं आगे। बिल्कुल। और ये जो घोषणा पत्र या आपकी भाषा में, कांग्रेस की भाषा में न्याय पत्र है, तो वो न्याय पत्र जो लागू किया है वो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, ये कोई कांग्रेस का बनाया हुआ घोषणा पत्र नहीं है, न्याय पत्र नहीं है। वो देश की जनता की आवाज है। राहुल गांधी जी विभिन्न क्षेत्रों में गए, विभिन्न स्थानों पर गए, वहां पर जाकर उन्होंने युवाओं की आवाज सुनी, किसानों की आवाज सुनी, श्रमिकों की आवाज सुनी, पिछड़ों की आवाज सुनी, सर्व वर्ग की आवाज सुनी। बिल्कुल। तो जहां जहां से उन्होंने वो संकलन किया, वो कलेक्शन किया, जो आवाज जनता की थी ना, उस जनता की आवाज को वो न्याय पत्र है। बिल्कुल। उसे जो ये धोते वादे नहीं है, वो आवाज है, देश का भविष्य, देश के सपने, जनता की आवाज है। जैसे उनको संकलित करके डाला गया है। संकलित करके डाला गया है, मतलब वो देश का दर्द डाला गया है, दुख डाला गया है। अब उसमें जैसे उन्होंने युवाओं के लिए कहा है कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे, तो वो मोदी जी की तरह छोटे वादे नहीं किए उन्होंने। 2014 की तरह हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। देख लो रेलवे की क्या स्थिति है। आज रेलवे की स्थिति है, मोदी जी खुद नहीं बता सकते, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खुद नहीं बता सकता कि रेलवे की वैकेंसी निकले हुए कितने दिन हो गए। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम काला धन लाएंगे, तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई और मेरे को आम नागरिक बता दे, कोई भी एक स्मार्ट सिटी बनी हुई हो तो बता दे मुझे। तो ये तो एक छोटा जो है ना लागू किया है, एक लॉलीपॉप है, एक छोटा झुंझुना पकड़ाना है, इस तरीके से जनता को गुमराह। उनको घोषणा पत्र लागू क्या करेंगे? उनकी तो जो अब मोदी जी गारंटी दे रहे, तो वो पहले की वारंटी पूरी नहीं हुई। तो पहले का जो घोषणा पत्र था उसकी रिपेयरिंग ही करते थे, वारंटी करते थे। अब राहुल गांधी जी एक देश की उम्मीद है ना, तो जनता उस नजर से उनको देख रही है।
अब उसमें क्या हो रहा है कि पहले देखो, आप ये मत सोचो कि राहुल गांधी जी कमजोर है, इंडिया गठबंधन कमजोर है, वो आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन आज देश की जनता का नजरिया ये है। आपको बात बता देता हूँ मैं, पहले गठबंधन होता था, लेकिन इस बार जो गठबंधन जो हुआ है ना, वो सीटों के बंटवारे का गठबंधन हुआ है। पहले जैसे सपा का यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर सपा का कैंडिडेट खड़ा हो जाता था, कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हो जाता था, और भी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो जाता था जो गठबंधन का। लेकिन इस बार जहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन प्रत्याशी खड़ा होगा, वहां पर सपा का खड़ा नहीं होगा। महाराष्ट्र में जैसे एनसीपी का जो खड़ा होगा, वहां पर शिवसेना का, उद्धव शिवसेना का नहीं होगा, वहां पर कांग्रेस का नहीं होगा। इस तरीके से ये गठबंधन है। तो इस बार में कहीं ना कहीं देश की जनता को ये लग रहा है कि राहुल गांधी की सत्ता में आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रही है। और मेरा तो मानना है कि देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, MA BEd हूँ, तो मैं एक थिंक टैंक का काम भी करता हूँ। मेरा तो मानना है कि साउथ का साफ हो रहा है और उत्तर हाफ हो रहा है, और इंडिया गठबंधन 360 आ रही है। अब आप खुद भी देख लो, यहाँ का ही, राजस्थान का ही एनालिसिस कर लो, कांग्रेस के पास में होने के लिए कुछ भी नहीं है। आज आम जनता की आवाज भी आ रही है तो कांग्रेस की 10 से 12 सीट आ रही है, कांग्रेस की 10 से 12 सीट आ रही है, आम जनता खुद ही कह रही है 10 से 12 सीट आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब 10 से 12, जब पहले पूरी 25 की 25 सीट थी और ये लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार आएंगे, अरे भैया आप 400 पार कहाँ से आ जाओगे, आपके 450 के लगभग तो टिकट ही बटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक डेकोरम सेट किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है कि भेड़ चाल चले, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जनता फैसला करती है, सोचे उनसे डेकोरम से कुछ नहीं होता है। जनता समझ रही है आज महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है। जो न्याय पत्र आया है, तो आपको मैं बात बताता हूँ, युवाओं के लिए कहा है कि उन्होंने 30 लाख नौकरियां देंगे। उसके बाद में हम हर साल युवाओं को अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेंड करेंगे, उनको रोजगार देंगे और युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे शिक्षित युवाओं के लिए। आज जैसे महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो सारी महिलाओं के लिए नहीं बोला उन्होंने, जो गरीब महिला है उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा और वो तब तक दिया जाएगा जब तक कि वो गरीबी से बाहर नहीं आ जाती। किसानों की बात अगर दे दे तो उन्होंने MSP को लागू करने के लिए बोला है, समर्थन के मूल्य के लिए लागू करने के लिए बोला है। अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पर ध्यान देती तो किसान आत्महत्या करते ही नहीं, ये आंदोलन होते ही नहीं। मोदी जी ने जो कृषि कानून लागू किए थे, काले कानून लागू किए थे, उनको वापस लेना पड़ा उनको 14-15 महीने के अंदर। अगर किसानों का हित में होता तो कानून वापस खुद लेने ही नहीं पड़ते थे उनको। आज आप देखो, उन्होंने क्या है कि श्रमिकों के बारे में बोला है तो उनके मजदूरी के दाम दुगने किए जाएंगे। उन्होंने उसके गिग वर्कर्स जो छोटे कामगार होते हैं, ओला उबेर जैसी उनमें काम करने वाले होते हैं, उनके लिए बोला है कि उनको हम उनकी सिक्योरिटी देंगे, उनको सुरक्षा की बात की है। और जो सेना के अंदर जो भेदभाव हुआ है वो अग्निवीर योजना जो लेकर आए, उन्होंने क्या कहा है कि हमें अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे और दोबारा से वही करेंगे। व्यापारियों के बारे में सोचा है, छोटे खुदरा दुकानदारों के बारे में सोचा है, GST को खत्म करने का उन्हें पुनः रिवाइज के बारे में सोचा है, क्योंकि GST नोटबंदी थी तो सारी महंगाई उसी से फैली है, पूरा व्यापार चौपट करके रख दिया है। आज ये महंगाई बढ़ी है तो किस कारण से बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है वो इन्हीं के कारण से बढ़ी है देश में। अब देखो, चुनाव होता है परिवर्तन के लिए होता है। अब परिवर्तन 10 साल देख लिया, अब मोदी जी फिर कह रहे हैं कि हमने 100 साल की योजना बना, 100 दिन की योजना बना ली है। 100 दिन की पहले की योजना थी आपकी, पहले क्या था? तो पहले की योजना घोषणाएं तो पूरी नहीं है, तो पहले का लीपा पोता कि जब उनको बताने के लिए तो कुछ है नहीं है। तो मैं तो जो चाहता हूँ, जनता को झुंझुना पकड़ाना है, एक छोटा लॉलीपॉप पकड़ाना है, इसमें लेना देना कुछ भी नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने के लिए जा रही है और अच्छे बहुमत से बनेगी। अच्छे बहुमत से बनेगी। अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं। आपने कहा छोटी घोषणाएं करते हैं, हालांकि मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको अच्छे सपने देखने के लिए नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, दुनिया का है ना, हाँ, देखने चाहिए और चार्ल्स स्वीडन ने कहा था सपने देखना सबका अधिकार है। आप भी देखो, हम भी देखें, ये भी देखें। नहीं, मैं देखो, अब उस चीज को कारण मैं एक सवाल पूछना आपसे चाह रहा हूँ। छोटी घोषणाएं नहीं करते, ये नहीं करते, 10 तक गिनती गिनो और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि 8,500 रुपए आप महिलाओं को देते हैं, कभी आपने इकोनॉमिक विश्लेषण किया
इस देश की अर्थव्यवस्था का। दूसरी बात, तीसरी बात, कोरोना में इस देश की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति हुई, उनकी अगर तुलना आप भारत की अर्थव्यवस्था से करें तो उसका कभी एनालिसिस निकाल करके देखा? तीसरी बात। चौथी बात कि आप किसानों की बात करते हैं और आप कहते हैं कि साहब 400 रुपये हम मजदूरी कर देंगे। इस देश में पैसा कहीं से बरसता है क्या? इस देश में टैक्स लगा करके आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या हिंदुस्तान वो देश नहीं था जब कोरोना की वैक्सीन बना करके पूरी दुनिया को वितरित की गई? क्या वो एक एग्जाम्पल नहीं था? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि साहब खोटी घोषणाएं हैं या जुमलेबाजी चलती है या 2 करोड़ रोजगार देने की बात की है। रोजगार मानते किसे हैं आप? सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है? आप कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर जिनका आपने जिक्र किया है, क्या स्किल डेवलपमेंट उसके अंतर्गत नहीं आती? क्या मुद्रा योजना के तहत लोगों को नहीं? देखिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, क्या वो स्किल डेवलपमेंट है, वो उसके अंतर्गत नहीं आती है? क्या प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें, ये एक स्वस्थ कंपटीशन होता है, क्या वंदे भारत ट्रेन नहीं चली? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं हुआ? मैं खुद जाकर के आया हूं 2000 अभी 2-3 साल पहले ही मैं लेह लद्दाख जाकर के आया हूं। आप ताज्जुब करोगे कि जहां कभी सड़क की कल्पना लोगों ने नहीं की, वहां आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है। हमारी सेना स्वतंत्र हो चुकी है। कश्मीर से धारा 370 हटाना क्या एक महत्वपूर्ण फैसला नहीं था? क्या 3 तलाक हटा देना क्या महत्वपूर्ण फैसला नहीं था? आज आप तो मुस्लिम वर्ग से आते हैं कासिम भाई, आप देखो अपने ही समाज में जाकर के, अगर एक प्रधानमंत्री संसद के विज्ञान भवन से कहता है कि मैं चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, तो क्या वो गलत सोचता है? इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने अभी बोला था अजय जी हम्म कि वंदे भारत ट्रेन के बारे में बोला था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वंदे भारत ट्रेन है जो चली है तो वो घाटे में चली है, घाटे में चल रही है। आप उसके आंकड़े उठाकर देख लीजिए। जबकि होना ये चाहिए था कि देश के अंदर 80% गरीब आबादी रहती है, तो उनके लिए लोकल ट्रेनें चलनी चाहिए थी। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, नहीं आप अपने आंकड़े सुधारिए कासिम भाई। इस देश में अब 80% लोग गरीब नहीं रहे। 80% लोग गरीब नहीं है। आप नो, मैंने तो नहीं कहा। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, आप खुद ही कह रहे हो। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। आबादी कितनी? इसका मतलब ये नहीं है जो 80 करोड़ लोग गरीब हैं इसलिए राशन मिल रहा है। अभी आपको बताऊंगा कि लीकेज अगर रोके हैं, आज आपको पता है इनसे वापस वसूली भी की जा रही है। कितने फर्जी लोग हैं जिन्होंने फर्जी राशन लिया है, कितने फर्जी लोग हैं जिन्होंने पेंशन ली है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी किसान सम्मान निधि योजना बंद हो गई जबकि वो इनकम टैक्स पेयर है। अजय जी, तो वो लीकेज भी आपको देखने पड़ेंगे। परिवारों में लोग खत्म हो चुके, शादियां होकर चले गए, वो नाम आज तक चल रहे हैं। राशन कार्ड में चल रहे हैं, गैस कनेक्शन चल रहा है, घर का राशन आ रहा है आज, है ना। आज उन चीजों को जो बंद कर रही है सरकार, कोई भी सरकार हो। आज मुझे 40 साल हो गए कांग्रेस को ज्वाइन करे और 40 साल से मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि गलती उनसे नहीं हुई। कभी तो सोचना पड़ेगा ना, कभी तो जरूर करनी पड़ेगी। आज अपन लोग बैठे हैं, आप ये मत सोचो हम प्रधानमंत्री हैं, आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हो, धरातल से सोचो। अभी आप कह रहे हो कि साहब ये चल रहा है वो चल रहा है, आपके गंगापुर में क्या चल रहा है आप ये बता दीजिए मुझे। गंगापुर के हालात क्या है, आप इस पर चर्चा करो कभी। गंगापुर में आप पैदल निकल नहीं सकते, वाहन होकर निकल नहीं सकते। गंगापुर का प्रशासन सोया पड़ा है। आप ये कह रहे हो जिला बन गया, अरे जिले बनने से कुछ नहीं होता। पहले गंगापुर के हालात सुधारो, गंगापुर की व्यवस्था सुधारो। पारिक भाई, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है या तथ्यात्मक लड़ाई लड़नी है, ये बड़ा सवाल। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है तो बात अलग हो गई, फिर तो राजनीतिक चीजें हो गई। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, डंडा से खड़ा रहेगा। हाँ, फिर तो हर आदमी तैयार है। लेकिन तथ्यात्मक अगर हम बातें करें, विश्लेषणात्मक हम बातें करें, तो क्या 10 साल में देश की फिजा नहीं बदली? देश के बारे में लोगों का थॉट ऑफ परसेप्शन नहीं बदला? क्या कहना चाहोगे? पत्रकार जी, नमस्कार। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। इसलिए बात चल रही थी इन तीनों जो जिस प्रकार से कोई तो कांग्रेस की मोदी की आपस में लड़ाई कर रही है, कहीं कहीं सही, जिससे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे खामियां सब में रहती है। तो गलती हो तो हमको यहाँ की भी करने के लिए आए तो सत्य बोलना चाहिए। यस, यहाँ पे ये नहीं कि यार हम इस पार्टी के लिए तो इसकी बोलेंगे, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। हम हमारी जनता के लिए आए, गंगापुर जनता के लिए आए। पहले गंगापुर जनता है, फिर देश। पहले मेरा गांव को सुधारूंगा, फिर देश सुधारूंगा।
पहले हमारा गंगापुर कैसा है ये तो हम विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल। आज 10 साल हमारे स्थानीय मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। वो है कितना सुधार हुआ है, रेलगाड़ी के विकास के लिए अपना स्टेशन सुधर रहा है। पहले अंग्रेजों के जमाने के स्टेशन बना हुआ था, आज सुधार आ रहा है, तो आने जाने के लिए बजरिया में निकलने के रास्ते बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार नौकरी नहीं होती। आपने कहा, भाई ने कहा, इन्होंने कहा कि नौकरी सरकारी नौकरियां जरूरी है कि प्राइवेट नौकरी जरूरी है। सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलेगी, फिक्स मिलेगी तनख्वाह, लेकिन अगर व्यापार होगा आपका बड़ा होगा तो आप जैसे हमारे भाई हैं व्यापारी, तो 10 कर्मचारी और लगा सकते हो आप। एक नौकरी करके मैं एक परिवार पाल सकता हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट धंधा करके मैं 10 आदमियों को रोजगार दे सकता हूँ। ये सोच होनी चाहिए, नौकरी की सोच नहीं होनी चाहिए। मैं बांटना है, खाली नौकरी देंगे, इतने देंगे, ये देंगे, लोन ले लो, बनाना ले लो। अरे हम देंगे लोन, अगर ऐसे सोच रखो, ऐसे व्यापार डालो, ऐसी योजना करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। पहले देश है फिर धर्म है। मैं ये नहीं कि जैसे जुल्म कर दिया कि कांग्रेस की बीजेपी की बढ़ाई करना, मुझे नहीं है मैं सत्य के साथ हूँ। आज गंगापुर की उन्नति के लिए क्या किया, कोई सी पार्टी आई है, कोई सी पार्टी गई है, आज गंगापुर झांकी है ना, गलियां है ना, तंग गलियां हैं, किसी गली में आग लग जाए, किसी गली में आग लग जाएगी ना, कोई बचाने वाली जैसे वो क्या अग्निशमन गाड़ियां ना, वो जाएगी नहीं वहाँ पे। किसी बहन बेटी का अगर डिलीवरी हो जाए तो गाड़ी कार लेकर नहीं जा सकती है, वहाँ से एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। क्या सुधार किया गंगापुर के लिए? बिल्कुल। क्या एमएलए रह चुका, कोई एमएलए सोचता है क्या? बिल्कुल। और चाहे कोई भी सांसद हो, किसी सांसद हो, आज गंगापुर तंग गलियां हैं, अतिक्रमण होते जा रहे हैं, कई कर्मचारी आते हैं, कई आयुक्त आते हैं, कई कलेक्टर आ गए, कई एसडीएम के बदल के चले जाएंगे, लेकिन गंगापुर सुधार नहीं होता है। आपके पत्रकार महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूँ और प्रशासनिक अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि गंगापुर के रास्ता क्लियर होना चाहिए। आए दिन आप देखो, जेब कटक के एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपए निकाल लिए, कौन लोग सुधार करे? उस गरीब पे जो पैसे जाता है उससे पूछो, क्या प्रशासनिक अधिकारी सुधार दे? बताओ, सुधार हुआ क्या? गोविंद जी, मेरा मानना यह है कि एक बार गंगापुर के जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, उनको गाड़ियों में ना जाके एक बार पैदल घूमना चाहिए, तब उनको हालात का पता ये जो नेता आते हैं ना, चाहे मुख्यमंत्री आओ, चाहे प्रधानमंत्री आओ, चाहे यहाँ पे विधायक आओ, चाहे सांसद आओ, अपनी गाड़ियों में बैठे फुर्रे निकल जाते हैं। एक बार इनसे कहिए पैदल चलो ना, आपको असलियत तब मालूम चलेगी कि गंगापुर की स्थिति क्या है। धरातल से आप जुड़ो, एसी कमरों में बैठ करके बैठ के करने से कुछ नहीं होता। और अब एक और मेहमान हमारे साथ हैं जो जुड़ना चाहेंगे और उनसे भी हम अपने विचार लेंगे, और वो है शैलेंद्र सर। शैलेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप उनको ज्वाइन करें। और शैलेंद्र सर भी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, लगातार शहर के लिए कुछ ना कुछ मांग उठाते रहते हैं, लगातार शहर के लिए भी कुछ ना कुछ काम जो है अपनी तरफ से करते रहते हैं। शैलेंद्र सर, जो डिबेट यहाँ चल रही है वो आपने भी सुनी है, काफी देर से आप यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, क्या कुछ निकल करके सामने आया है और आपके क्या विचार है? सिर्फ विरोध के लिए विरोध होना चाहिए या धरातल पर जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमको उस पर फोकस करना चाहिए? पहले तो आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि आपने बुलाया, और दूसरा ये कि ये डिबेट होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच लेके। अब बिल्कुल गंगापुर के विकास के लिए डिबेट होना चाहिए। गंगापुर नहीं, अब गंगापुर जिला बन चुका है और जिला में फायदा ही हुआ है और होगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन छोया रहता था, अब कलेक्टर वगैरह काम करेगा। और पुरानी गलियां और सड़क टूटी, ये सब नगर परिषद और विधायक से संबंधित मुद्दे हैं, इनको विधायक को करना चाहिए। जो भी विधायक रहा वही जिम्मेदार है। बिल्कुल, विधायक यहाँ 10 साल से नहीं रहा तो विधायक जिम्मेदार नहीं है। और विधायक में मैंने जैसा देखा था वास्तविक स्थिति में, क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत तो सब पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं सबकी होती है, मैं कोई अंधा भक्त नहीं हूँ किसी भी पार्टी का। मैं सकारात्मक बात को बोलता हूँ और किसी भी समाज का, किसी भी जाति का पक्ष लेके कभी खड़ा भी नहीं हुआ। मैं सार्वजनिक जो भी सबके लिए अच्छा है उसकी पक्ष में ही बोलता हूँ। तो मेरा देखना में तो ये आया है कि ना, कि पब्लिक में जागरूकता की कमी और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि सामने ला ही नहीं पाते हैं। सांसद महोदय सुखवीर सिंह जी जौनपुरिया को तीसरी बार ये चांस मिला है, तो ये मैं इनका गुड लक बोलता हूँ। एक बहुत अच्छी बात है, इनने मैं देखा भी है। और ये कि डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। अपने पास में ही देखो एक्सप्रेस वे चालू हुआ, अभी ERCP की योजना चालू कर दी है, गंगापुर सिटी स्मार्ट सिटी में आ गया है स्टेशन और जिला बनी गया है, और दौसा गंगापुर वाली लाइन अभी चालू हुई है। और पब्लिक को क्या चाहिए? सांसद बड़े बड़े गाँवों में ही तो रोल अदा करेगा, तो गली गली में डंडा लेके तो घूमेगा नहीं, चोर सिपाही का खेल थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि किसी स्कूल का अगर हेडमास्टर मजबूत है ना, तो बाकी शिक्षक अपना काम सही करते हैं। तो सांसद लोग एज ए टीचर मानो। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी
उनका जो भी शिष्टमंडल है वो इतना योग्य है, इतने अच्छे विचार हैं, सब अधिकारी कर्मचारियों को अपने इतने पावर दे रखे हैं, वो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। और योजना और ये लोक प्रलोभन कौन नहीं करता। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए गहलोत साहब ने भी बहुत सारी बंदरबाट की थी, उन्हीं को देख के दूसरी पार्टी भी ऐसा करती है। आप मत कीजिए, हम भी नहीं करेंगे। और ये तो चलता है, और ये तो चलता है। इन सब बातों पे ध्यान नहीं ज्यादा दिया जा सकता। हाँ, 10-20% वोट इससे इधर उधर डाइवर्ट हो सकता है। बाकी मेन थीम इस समय देश की क्या चल रही है। ठीक है, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी हुआ करती थी, हम भी मानते हैं, लेकिन आज एक कोई बढ़िया लीडर भी तो हो। भाई ऐसी कोई डिबेट लाके सामने रखे तो पूरे देश के सारे नागरिकों के, युवाओं की समझ में जाए। चलो नागरिकों को छोड़ो, युवाओं की समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है। भाई अंधी बात तो मोदी जी नहीं, गांधी जी, राहुल गांधी जो है वो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं। अभी कासिम भाई कह रहे थे साहब पूरे देश भर में घूमे। आपने सारी यात्राएं देखी, अखबारों में फोटो भी देखे थे, किस किस टाइप की फोटो के साथ में वो नजर आए, और उससे कोई फर्क पड़ा क्या ऐसा कुछ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा भारत जीता कब था, तो आप जोड़ने की बात कर रहे हो। भाई वो हमारे कल्चर के ही नहीं है। वो तो ठीक है, हमने मान लिया कि वो हमारे देश के, नहीं तो हम तो अपने देश का भी नहीं मानते उनको, क्योंकि उनने कोई ऐसा काम किया भी नहीं है। वो कभी भी किसी भी पक्ष को लेकर के कहीं किसी भी पक्ष में बोलने जाते हैं, चुनावी सभा में अपनी जबान भी कई बार फिसल जाती है, उल्टा सीधा भी हो जाते हैं। हालांकि ये है कि ये सब, लेकिन एक योग्य नेता तो लाओ। हम भी रेस्पेक्ट करेंगे, हम भाजपा को बिलोंग करते हैं आज, और तन मन से और अपने जीवन देने को तैयार है भाजपा को, लेकिन एक योग्य नेता तो लाओ। कांग्रेस का नेता अच्छा होगा तो हम कल को भाजपा छोड़ के कांग्रेस भी ज्वाइन कर लेंगे। हम अंधे वक्त नहीं, अच्छा नेता लाओ। और रही ये 400 पार, और ये 400 पार हो सकता है, 400 पार ऐसा आश्चर्य करने वाली बात भी नहीं है। जब इतना हो गया तो हो भी सकता है। बाकी आप अपने आप को संभालो, एक गठबंधन ये सब और बातें करके आप है ना, ठीक है, आप हिलाना चाह रहे हो हिलाओ, किसी का सत्ता को कुर्सी हिलाने का सबका अधिकार है। आप में दम है, पब्लिक समझ रही है। सिर्फ पार्टी और हम लोग ही करते हैं, सिर्फ कार्यकर्ता लोग ही करते हैं, उससे कुछ नहीं। जनता चाहेगी वो ऊपर, जनता को अच्छा लगता है वही करेगी। तो कुल मिलाकर के है सेलमेल जी ने बहुत निष्पक्ष तरीके से दोनों चीजों को जो है सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया कि आप नेतृत्व लेकर के आओ, कुशलता से अपनी बात सामने रखो तो जनता समझेगी। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि साहब हम कोई अंधभक्त हैं, कि साहब हम बीजेपी के या मोदी के अंधभक्त हैं। अगर आपकी आइडियोलॉजी हमें अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं हम उस पर बिलीव करेंगे। नेतृत्व लेकर आओ तो नेतृत्व का क्या पैमाना है, क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, नेतृत्व क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो राहुल गांधी की पहले क्वालिफाई है, मुझे बोलनी थी, आप उस टाइम पर वो विदेशों में पढ़ाई करिए ना, हमारे यहाँ की संस्कार और संस्कृति के बारे में तो ज्यादा बोल ही नहीं पाते। मैं बोलता हूँ, ये देखो आपको बात है, विदेशों की पढ़ाई नहीं होती है, नहीं होती है, पर वो यहाँ के कल्चर को तो समझे थोड़ा बहुत लोगों का, जिनको जो अपन यहाँ के। अच्छा एक सवाल का जवाब पहले मेरी बात है, आज की डेट में भी अच्छी लीडरशिप, अच्छी जो आर्थिक रूप से सूझबूझ, आज भी जो लीडरशिप है ना वो कांग्रेस के पास में। आपने देखा मनमोहन सिंह जी कैसे लीडर थे। आज की बात करो, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल आपने खत्म कर दिया। भाई साहब मनमोहन सिंह उनकी आर्थिक जो बड़ी संसद में उनका भी अपमान हुआ है। उस टाइम पर गैस के दाम क्या थे, पेट्रोल के दाम क्या थे, डीजल के दाम क्या थे। अच्छा, उस वक्त आपके प्लॉट की कीमत क्या थी, आपके मकान की कीमत क्या थी? उसका लेना देना नहीं, क्यों? मेरी सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ जाए, मेरी बात पर महंगाई ना बढ़े। ये देश की, नहीं तो देश की तो बात कर रहा हूँ मैं कासिम भाई, मैं देश की तो बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस वक्त अगर मेरे प्लॉट की कीमत 5 लाख थी, मैं 10 लाख चाहता हूँ, लेकिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, मेरी दाल और रोटी ना बचे। सपोर्टर ने ये कहा था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, वो जनता को गुमराह किया था। ये आपका कहना वाजिब है, वो चीज मैं मान सकता हूँ। आपने कहा क्या? तो अब फिर वही बात हो गया। अभी शैलेंद्र जी ने बोला, शैलेंद्र जी ने एक बात बोली थी अभी कि देखो जिला बनाया है, तो उसमें जौनपुरिया जी का तो कोई योगदान था ही नहीं जिला बनाने में, किसी का भी। हमने मांग रखी थी, उनको बधाई देते हैं। जिला बनाओ समिति का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैंने डिमांड रखी थी। विधायक और ये सब मिलकर के करेंगे पूरी, और आज से नहीं सारे, और ये तो वर्षों से मांग डिमांड रखी है। आज भी देखो नासिर साहब है, जौनपुर जाति का विरोध हुआ, आज भी आए दिन डेली के रोजाना की खबर आई है। ग्रामीण जो लोग अगर काम किया होता तो विरोध नहीं होता। अब फिर तुम अभी इस बात को मैं मान सकता हूं आपकी को। नेतृत्व उसकी बात की थी, आपको बात बता रहा हूँ। हरीश मीणा जी वो प्रदेश के प्रथम पद पर डीजीपी पर रहे, डीजीपी पद पर, और उन्होंने
डीजीपी पद पर 4.5 साल तक रहे वो। तो कहीं ना कहीं कोई क्वालिटी तो होगी ना उनके अंदर, तभी तो नहीं रखा। तो इससे इनकार कौन कर रहा है? अभी ये कह रहे हैं कि इनके अंदर नेतृत्व तो होना है। नेतृत्व राष्ट्रीय लेवल की वो बात कर रहे हैं वो सर। यहाँ से लेके वहाँ तक ही बता रहा हूँ मैं नहीं, आपको। नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, से यहाँ लेकर से के वहाँ तक ही बता रहा हूँ। हमारे पायलट साहब को देख लो, गहलोत साहब को किसने देख लो। किसने पायलट साहब को मौका क्यों नहीं दिया? अगर नहीं तो गहलोत साहब की तो आपने ऐसी- क्यों भी व्यक्त कर गहलोत दिया? साहब की तो ऐसी स्कीम है, गहलोत साहब की तो ऐसी स्कीम पूरे वर्ल्ड पर है। फिर हार क्यों गए? हाँ, सत्ता कैसे चली गई? देखो सत्ताएं आती जाती रहती है, ये लोग ये गलत बात है। आपने लड्डू मत रखो ना। पायलट साहब एक अच्छे व्यक्ति थे। देखो एक बात मैं बताऊं, कासिम भाई आपको आपको एक बात अच्छे व्यक्ति ये थोड़े दिन बाद हमारे परिवार में आएंगे। नहीं, आपको एक बात मैं बताऊं, आप जो लोग कह रहे हैं, देखिए आज तक भी ये ध्यान रखिए आप, नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं जिनका विपक्ष भी सम्मान करता है उनके काम की वजह से, करते हैं ना। सचिन पायलट वाहिद कांग्रेस में एक ऐसे व्यक्ति है जिनका आज विपक्ष भी सम्मान करता है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आज उनका सम्मान करते हैं, लेकिन भगदड़ क्यों मची हुई है कासिम भाई? क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ऐसे ऐसे दिग्गज नेता आपने खो दिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, मिलिंद देवरा जैसे आपने लोग खो दिए। बट भाई भगदड़ है ना, आप सीटों पे लड़ दिया। मेरी बात नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया ना, इंडी गठबंधन बन गया मेरी हमारा। बात सुनो, जो भगदड़ जो आप बता रहे हो ना, ये सारा मोदी मीडिया का डेकोरम सेटल किया गया है। आप अब मेरी बात सुनो, हाँ, मेरी बात हाँ, सुनो। अभी चूरू से राहुल कटवादी सिटिंग सांसद थे, हाँ, बकर गए कांग्रेस में हाँ, चुनाव लड़ रहे, हाँ। प्रहलाद गुंजली हाँ। कोटा से लड़ रहे, हाँ। कौन विजय। अभी भगदड़, अब ये भगदड़ नहीं है तो क्या है? अभी वीरेंद्र जी हरियाणा के अंदर जो 2014 में मोदी जी की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री ने कब बोला कोटा में? आपको बात बता रहा हूँ। तो ये भगदड़ इसमें नहीं बच रही, यहाँ नहीं बच रही। नहीं मैं ये कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे भाजपा में ना गिनती के छप जाते हैं, हाँ। पर हमारे नहीं ये गलत बात है। छपते तो आपके भी है, छपते तो आपके भी है, वरना आपको भी पता नहीं होता कि प्रहलाद कुंजल कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया है, ये राहुल का, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गिनती के बीजेपी के लोग के हुए। हाँ बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के अखबारों में पूरा प्रश्न से भरा था कि हाँ बिल्कुल, वो एक सोचने वाली बात है। आप ये तो सोचो कितना घाटा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, ये नफा नुकसान देखना अजय जी, चाहिए। अपन नहीं देखना चाहिए। अपन जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे, अपन उस मुद्दे से भटक हाँ वो राजनीतिक हो गई, मेरा राजनीतिक हो गई, बिल्कुल। ये क्या है कि एक पार्टी पॉलिटिक्स हो गया कि आप बीजेपी के, मैं कांग्रेस का। हाँ, और मैं वो नहीं चाह रहा था, मैं भी नहीं चाह रहा था। अपन अब मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। सब लोग कहते हैं, सब हम भी जब कभी भाषण देते हैं तो कहते हैं महंगाई बढ़ गई। सब लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई। जब कांग्रेस का शासन था तो बीजेपी के ये स्मृति ईरानी और नेता सड़कों पर बैठ बैठ के चूल्हे पर रोटी बना रहे थे। बिल्कुल, गैस के दाम बढ़ एक गए। मिनट, थोड़ा बीच में बोलने से मैं माफी चाहूंगा। बीच बिल्कुल में बिल्कुल सही है। चल रहे थे साहब, जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो गधे और बैल लगा लगा के इन्होंने कारों को खींचा संसद में खींचा। जब मोदी जी की सरकार आई, मैं बीजेपी सरकार नहीं कहूंगा क्योंकि चुनाव लगा था मोदी के नाम पे, इसलिए मोदी सरकार से, बिल्कुल ठीक है। जब मोदी जी की सरकार आई तब कांग्रेस वाले चिल्लाए सब महंगाई बढ़ गई, ठीक है। जब लॉकडाउन लगा, नोटबंदी चली, तो नोटबंदी में सब कह रहे हैं कि सब देश के पास पैसा नहीं है, तो अरबों खरबों रुपए जो 2 नंबर के निकल के आए वो कहां से आए? फिर ये कहते हैं सब लॉकडाउन में खाने को नहीं है, राशन लाइए। हर व्यक्ति ये कहने लगा, गरीब आदमी हमें राशन चाहिए, सब भूखे मर रहे। भाई भूखे तो मर रहे हो, 50 पैसे की जर्दे की पुड़िया आप 50 रुपए में खरीद रहे हो, जब तो भूखे नहीं मर रहे, है ना। और चुप चुप के ब्लैक में जाकर दारू पी रहे हो। 100 रुपए का पहुआ आप ले रहे हो 500 रुपए में, तब गरीबी नहीं। केवल ये कहता मोदी जी पैसा डालना हमें, बस पैसा डाल दो, पैसा डाल दो। आप राशन लेने की स्थिति, मैंने कई घरों में, आपको शायद याद हो तो आपने वीडियो निकाली थी। बिल्कुल कई घरों में राशन की स्थिति देखी, पलंगों के नीचे साल भर का राशन इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर करके छुपा रखा है। बिल्कुल, आपने हमने देखा था वो तो, देखा है ना वो बार अपन ने, बिल्कुल। अपन ने वो 2 महीने कैसे हमें निकाले। लगता था हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के देखा कि उन्होंने तो साल भर का स्टॉक कर लिया। हम जब किसी के घर गए खाने के पैकेट लेकर, और जब गेट खटखटाया पलंग के नीचे, है ना, तो सब जो खाना खा रहे थे ना वो लोग, उन्होंने सब प्लेटों को पलंग पे रखकर चद्दर ढक दी उसके ऊपर। बिल्कुल। हमने पूछा भैया आपके पास खाने को है? बोले सब कुछ भी नहीं है। फिर भैया रोटी सब्जी लेके आए, हम प्रत्येक घर में बांट रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद अपनी अलग व्यवस्था बना के चल रहा था, भारत विकास परिषद अलग चल रहा था, तो मैं भाई हम लोग भी लेके आए। अरे बोल साहब बड़ी मेहरबानी होगी, 3 दिन से भूखे, में पैसा भूखे तो हो,
खुशबू तो अच्छी आ रही है घर में से, क्या बात है। और जब पलंग पे से चद्दर हटी तो वहां तो पूरे पकवान भरे पड़े, पतिदेव लग रहे हैं कचौड़ी समोसे तलने में। भाई ये वो के पास नहीं है। ये मुख्य चीज ये है कि मैनिफेस्टो जो जारी कर रहे हैं सब पार्टियां कर रही है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ आप धरातल पे आइए, बात धरातल की करिए, धरातल की सोचिए, जनता की मूलभूत जरूरत क्या है, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। आप देश में ये कर देंगे, विदेश में ये कर देंगे, उससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता ना विदेश देखने जा रही, ना आपको देखने जा रही। मोदी जी भी अगर अच्छी बात कह रहे भविष्य जी, मोदी जी भी अगर आते हैं ना, सुविधा है ना, बिल्कुल उन पर ध्यान मोदी देना जी भी चाहिए। अगर आते हैं तो एक आम आदमी की औकात नहीं है कि वो उससे जाकर आगे बैठ सके, वो 2 लाख आदमी के पीछे जाकर बैठेगा। अगर राहुल गांधी भी आ रहा है तो उसके पास वही लोग हैं जो एक कमेटी गठित है जिनके नाम है, आम आदमी दूर से खड़ा होकर रस्सी के पीछे से देख रहा है। बहुत क्लियर बात ये है। कुल मिलाकर के ये है कुल कि मिलाकर बात नहीं, ये कुल है। मिलाकर के है कि उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह और हमने एक दीप जलाया तो बुरा मानेंगे। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। कुल मिलाकर के मूलभूत चीजों पर हमको जाना पड़ेगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, इन पर कितना पैसा खर्च किया है। दूसरी बात, क्या सिर्फ किसान मुद्दा बन करके रहेगा, क्या मजदूर सिर्फ मुद्दा बन करके रहेगा। हम कह रहे हैं एक तरफ किसान की आय दुगनी कर दोगे, लेकिन किसान के खर्चे कितने थोप दिए आप, किसान आंदोलन डीजल के दाम कितने बढ़ा दिया आपने, किसान खाद आंदोलन की आज से कीमतें 20 कितनी साल बढ़ पहले गई। नहीं हुए थे क्या? तो सारी चीजों को आपको हर पार्टी के सरकार, जब जिस पार्टी की सरकार आई है। अजय जी भाई साहब, मैं आपको एक स्थानीय बिल्कुल, मुद्दा बिल्कुल। बताता हूँ। गंगापुर सिटी में जब भी रोड बनती है सीमेंट की रोड बनने के बाद उसमें दूसरे दिन ये मिट्टी डाल देते तराई करने के बहाने। तराई के बहाने उसको तराई का नहीं होता, वो रोड का फुट दिखाते हैं, उसमें सीमेंट कितना डालो उसकी कमी। और वो मिट्टी से बाद में क्या होता है, धीरे धीरे मैंने देखा है कि लोगों को जुकाम, खांसी, प्रदूषण चलता है, घरों में मिट्टी आ जाती है। इसमें रोड बनने के बाद आप तो जानते हैं सड़क अभी नियम और सड़क कांग्रेस के नियम है, अब मिट्टी नहीं डाल सकता, आपको क्यारी बनानी पड़ेगी, उसके बीच में पानी डालना पड़ेगा। और क्योंकि अभी आप सिंधी कॉलोनी में देखना, अभी रोड बनी है, मिट्टी डाल ये मिट्टी खाते डालो, पूरे शहर को आपने मिट्टी मिट्टी पूरे माटी तो बिछाई हो रही है। हाँ, लोगों का आप देखो, छोटे छोटे बच्चों में मोतियाबिंद हो रहा है। इसके लिए कौन बोले है? पूरे प्रदूषण कर दिया शहर में। आप देखो प्लास्टिक पे प्रतिबंध है, पर प्लास्टिक चल रहा है। आप देखो कहीं भी सड़क है, कोई भी सड़क के दोनों तरफ पेड़ कहीं लग रहे। मानिए उस टाइम सुंदर राजेश जी आई थी 2019, तो गंगापुर सिटी में हजारों गमले खरीदा हुआ है, तो गमले पेड़ वो आप देखो उदय फुहारे चले, उदय मोटर डिवाइडर पे पेड़ लगाए कने, वो बेचारे उनको पानी मिलता, पूरा ईश्वर की कृपा है, बीच में तो बारिश हो जाते हैं, पेड़ हरे हो जाते हैं, और तो मरे हुए पेड़। आप कब सोचे यहाँ का प्रशासन, यहाँ का अधिकारी, एक बार यहाँ पूर्व में एक तहसीलदार थे, उन्होंने की गंगापुर सिटी ऐसा पूरा कोई तहसीलदार बंधु से की मैंने रजिस्ट्री तो आप ही करते हो शहर में, हम थोड़ी करते हैं। आप रजिस्ट्री करते हो तो आप ये सोचना चाहिए इसमें 25 फीट जगह में पेड़ों के लिए जगह थोड़ी है, गली 15 फीट है, 8 फीट है। पब्लिक जिम्मेदार थोड़ी, आप अधिकारी, आप जिम्मेदार, रजिस्ट्री क्यों करते हो? इसमें ये नियम है 25% एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा शहर में देखो नई कॉलोनी कट रही, कभी पेड़ों के लिए, बगीचे के लिए, पार्क के लिए जगह नहीं छोड़ी, आपको निरीक्षण कर सकता हूँ। कासिम भाई बिल्कुल, मैं भी आपसे नरेश जी और भविष्य जी जो कह रहे हैं ना, उनकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि इनका दर्द है, मतलब बिल्कुल एक स्थानीय दर्द है, सबसे बड़ी बात है। जनता को क्या है कि जो मूलभूत सुविधा है ना, जो वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जो शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, ये जनता की जो मूलभूत सुविधा है, चाहे घोषणा पत्र हो, चाहे न्याय पत्र हो, वो होना चाहिए। मतलब भावनात्मक इश्यूज पर हम ध्यान हटाकर जनता की जो समस्या है ना, आज जनता की क्या प्रॉब्लम है, जनता गरीबी रेखा से कैसे ऊंचे उठे, ये बात गंभीरता से कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, और भी कोई गठबंधन है उसको भी सोचना चाहिए। अभी लोगों का भला, हम भी देखो राजनीति नहीं, अभी आप स्थानीय मुद्दे अगर माने हैं मेरी नजर में राजनीति कोई व्यापार नहीं है, मेरी नजर में राजनीति एक सेवा है। मैं उसका भी जवाब दे देंगे। तो हमारा मानना है कि लोगों का भला होना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल सही बात। उनका मोटो भी यही है, उनका मोटो भी यही है, हम सबका मोटो यही है, जनता का भला होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से तकलीफ दूर होनी चाहिए, रोजगार भी मिले, उनको न्याय भी मिले, भेदभाव भी नहीं हो, इस तरीके से। अब आपका सवाल। मेरा सवाल ये था, एक मिनट, एक बात आपसे पूछता हूँ, आपके पुराने
नहीं, वो आवाज नहीं आई उसमें, बताइए। पार्टी में भी हो, कांग्रेस से जुड़े हुए हो, है ना, मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आज तक कितने ही विधायक रह लिए गंगापुर में, चाहे वो बीजेपी के रहे चाहे कांग्रेस के रहे। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, अपन कहते हैं कि अपना दर्द है, बिल्कुल है। आज जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं लोग स्थानीय क्षेत्र में सही नहीं होगी, स्थानीय क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देश को ऊपर आप देखने की जगह अपने पहले जमीन को देखें। अपन लोग ये, मेरा मानना ये है, गंगापुर में चाहे हरिश्चंद्र पल्लीवाल विधायक थे, चाहे वैद गोविंद साहब थे, है ना, चाहे राजनारायण जी थे, कोई भी थे, चाहे मान सिंह था, चाहे रामकेश जी थे, कोई भी थे, जब जब गंगापुर सिटी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने लगा है, उस प्रोजेक्ट वालों की टांग खिंचाई करके प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। आज से 40 साल पहले गंगापुर में, 50 साल पहले डालडा फैक्ट्री आ रही थी, उस डालडा फैक्ट्री को यहाँ पे इन नेताओं ने नहीं आने दिया। उसके बाद मोदी की जो मोदी टायर की फैक्ट्री आ रही थी, उसको नहीं आने दिया। एक, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, हमसे ने कुछ ऐसे कंपनी थी, उसका इंडस्ट्री एरिया में पूरा प्लांट तैयार हो गया, यहाँ से वर्ल्ड क्लास लेवल के उस समय टीवी बनाने की फैक्ट्री आ रही थी, थॉमसन थी ना, उस कंपनी को यहाँ नहीं आने दिया। तो ये अपन लोग तो सोचते हैं, पर जिन लोगों को अपन ये कह देते हैं ना कि सब ये हमारा नेता है, वो कोई नेता नहीं है, वो सिर्फ अपनी जेब भर रहा है। आज तक किसी भी विधायक ने गंगापुर की सड़कों पे आकर देखा है क्या पब्लिक का क्या हाल है, क्या दुख दर्द है? केवल मंच पे भाषण देना, शुभकामना संदेश, बधाई के बैनर टांगना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने की कभी सोची ही नहीं गई, इंडस्ट्री डेवलप करने की कभी सोचा ही नहीं गया। आज अगर किसी मोदी टायर कितनी जमीनें खाली पड़ी है हमारी। कोई प्रश्न आ गया, नौकरी चाहिए तो सरकार देती है, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। अब मेरा सवाल कासिम भाई आपसे था, मेरा जो सवाल ये था, टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में आज ठीक है 10 साल से लोग जैसे तैसे करके भरोसा जौनापुरिया जी पर करते आ रहे हैं, और अब सामने हरीश जी हैं, एक तरफ जौनापुरिया जी हैं। मूलभूत मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें, हमारे इशू हैं क्या टोंक सवाई माधोपुर जिले के, कि सब इनको लेकर के ना तो आज तक जौनप्रिया जी बोले, और उम्मीद ये करते हैं कि अगर हरीश जी आते हैं यहाँ से तो इन मुद्दों को तो कम से कम छुएं, इन मुद्दों पर तो कम से कम बात करें। टोंक और सवाई माधोपुर के मूलभूत मुद्दे हैं क्या, जिनको लेकर के हम चाहे जौनप्रिया जी हो चाहे हरीश जी हो, उनसे ये सवाल जरूर करेंगे कि साहब ये हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, इनको लेकर के क्या आपका विजन, मुद्दे बताओ आप। देखिए, जो सबसे बड़ा जो राजस्थान अपने लोकसभा जो लोकसभा है, उसका जो मेरी नजर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, वो TRCP का मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले इससे प्रभावित है। अगर ये जिले TRCP से जुड़ जाए तो ये मानो कि किसानों की आय भी दुगनी होगी। जब देखो बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, इसको लेकर के हम इसलिए नहीं कह सकते कि जब वो चीज आ गई पहला तो आपने मेरे से प्रॉब्लम हाँ बोलो। तो एक प्रॉब्लम ये है, उससे क्या है कि देखो किसानों की आय भी दुगनी, बिल्कुल खेती भी बढ़ेगी, अपन इनकम भी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात, हर तरीके का रोजगार बढ़ेगा। जब पानी आएगा तो सपना है वो भी साकार हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा TRCP। एक मेरा मानना है, करप्शन खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार है ना, ये खत्म होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। ये प्रशासन की जवाबदेही तय हो और लीकेज बंद हो। हाँ, करप्शन जो है ना, कहीं ना कहीं करप्शन से जूझ रहा है, मतलब आम जनता कोई भी डिपार्टमेंट। ये दो बड़े मुद्दे हैं। हाँ, ये जो मेरे पास ये दो बड़े मुद्दे। ठीक है, शैलेंद्र भाई आप बताएं, टोंक सवाई माधोपुर के आपको लगता है कि 10 साल में शायद इन चीजों पर काम नहीं किया गया, और कम से कम अब तो इस पर ध्यान दें, चाहे कोई भी सांसद बने। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, और कासिम भाई भी सही कह रहे हैं। आप ही नजर में बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे TRCP पे काम हो रहा है, और ये होगा, टाइम लगेगा इसमें, 20 साल से ज्यादा लगेगा टाइम। बिल्कुल, लेकिन दूसरा गंगापुर लाइन चालू हुई है, इससे भी अपना डेवलपमेंट होगा यहाँ, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन के ऑर्डर भी हो गए, और जिला बनाए तो यहाँ भी पावर पैसा यहाँ पर अच्छा आएगा। और भविष्य भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, सबसे बड़े मुद्दे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी आएगा। क्योंकि उसके बाद हमको क्यों शिकायत करें हम किसी से? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो रोजगार अपने आप भैया, पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति छोटी सी दुकान खोलना पसंद कर लेता है, क्योंकि काम ही नहीं, वहाँ काम करे। वो सबसे पिछड़ा इसी वजह से क्या
और जब जिला बन गया तो कम से कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जानी बिल्कुल। चाहिए। रिको की क्या पोजीशन थी? रिको भी चलेगी, रेलवे भी अब चलेगी, रिको के आसपास की जमीन वगैरह रेलवे सबको की जमीन संरक्षित का करने की बजाय सदुपयोग होना मतलब चाहिए। और रिको जैसा एरिया और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिला बन चलिए, सीमाएं तो बढ़ ये है नरेश भाई, क्या लग रहा है कि यार ये मुद्दे तो होने चाहिए भाई, इसके दम पर ही और इसी के बेस पर ही वोट पब्लिक को, स्थानीय पब्लिक को देना चाहिए, जातिवाद और क्षेत्रवाद को हटा करके। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, जनता को जागरूक होना चाहिए। मैं आपको थोड़े दिन पहले आपने भी उठाया, तो मेरी अभी LNT से बात हुई, नया बाजार में 1 महीने से ज्यादा रोड बिल्कुल, और मैंने मुझे भी 1 हफ्ते का टाइम दिया मैंने उन्होंने राज्य अभी। व्यापार संघ के नेताओं से बोला, इनसे बोला, पीछे वेद प्रकाश जी मंगल भाई ने मुद्दे उठाया, पीछे मेरे पास लेटर भेजा, मैंने LNT वालों से बात की, उन्हें वजह से शासन देना काम। मैं कह रहा हूँ जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता स्वयं अपने मुद्दे उठाए। आज बुराई करने के लिए तो 10 आदमी यस, पर किसी अधिकारी फालतू की नेतागिरी करने के लिए। जिसमें वर्तमान में गंगापुर जिले में जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय बहुत अच्छे अधिकारी है कि मैंने अपना प्रश्न देखा, उनको आपको कोई भी शिकायत है तो मैं नोट करके और उसको कार्रवाई करें। और भाई आप मीडिया आप समस्या उठा सकते हैं, आपके पास समस्या उठाने का ही पावर है, ना कि हल करना है। जब भी आप उससे आगे बढ़कर कोशिश करते हैं कि आपको बात करें, कहीं ना कहीं सही भी कह रहे हैं भाई, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, बिना शासन को बताना हाँ, भी पड़ेगा, जब उनको मुद्दा ही सुस्त होगा तो गवा चुस्त होने का फायदा क्या है? मेन अस्पताल की रोड इसका शायद सुनने में आया कि बजट भी उठा, रोड बन भी गई कागजों में और इसके पैसे भी चले गए, पर रोड अभी तक नहीं बनी। किसी महिला की डिलीवरी हो ना तो वो इतनी धोती पड़ती है। और मैं कह रहा हूँ सर आप जा नहीं सकते सर कुशल अभी भाई हॉस्पिटल। साहब भी मेरी बात को सपोर्ट करिए सब बेटे। ये भाई साहब गंगापुर सिटी में कम से कम 30,000 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कमर दर्द से पीड़ित है। स्लिप डिस्क की समस्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे बिल्कुल और सही कह इसमें रहे हैं। मेरी पत्नी भी शामिल है, जिसका इलाज 5 महीने से लगातार चल रहा है और उसको पूरे परिवार की जिम्मेदारी। मैं खुद भी देश के कई हिस्सों में जाता हूँ, गंगापुर सिटी की सड़कों की जैसी दुर्दशा, खस्ताहाल, बदहाल जो स्थिति है ना, मैं नहीं बिल्कुल इतना बिगड़ता हुआ कासिम भाई आप देश को क्यों जा रहे हो? आप पास में करौली चल जाओ ना, 35 किलोमीटर दूर यार। बता रहा हूँ नहीं आप यार, अपन देश की बात है, यहाँ से 35 किलोमीटर करौली की स्थिति देख लो, जहाँ सड़क किसी जमाने में चल नहीं सकते थे। अच्छा भानु भाई, आपकी नजर में बड़े मुद्दे क्या हैं टोंक सभा माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के, जिनको फोकस जिन पर किया ही नहीं गया है और उन पर अब कहने का फोकस करने की आवश्यकता है? देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, ये तो हर वर्ष का जो गर्मियों का मुद्दा है, सबसे बड़ा है पानी का। क्या गर्मियां शुरू होते पानी की समस्या शुरू हो जाती है। इसका कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। जिन्होंने भी बताया या जिन्होंने भी कहा हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया है, केवल एक जनता को बेवकूफ बनाकर गुमराह करके इसका सोल्यूशन दिया है। धरातल पे कुछ नहीं हुआ आज तक। मुख्य चीज जो है, एक तो पेयजल, एक बिजली लाइट, ठीक है। 2 चीज तो ये है। दूसरा क्या है, अपन ये कहते हैं सब ERCP की बात कर रहे हैं, CAA की बात कर रहे हैं, भाई उनसे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमको मतलब है हमारी धरातल की समस्याओं से। आप जो हालात बिगड़ रहे हैं, क्या प्रशासन के देख लीजिए, क्या पुलिस के देख लीजिए। अभी ये नरेश भाई ने कही थी, कासिम भाई ने कही थी कि साहब सबसे पहले जो भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार फैलाया किसने? आज हम भी किसी कार्यालय में जाते हैं और फाइल निकलवाने की कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं, 150 रुपए पकड़ ले यार, जल्दी निकाल दे फाइल। आदत भी हमने लगाई है, आदत हमने लगाई है। और इस चीज को हम नहीं अगर किसी कर्मचारी ने कह दिया भाई साहब ये काम तरीके से होकर इस रूट से जाएगा, तो पता हम क्या, अरे मंत्री जी को फोन कराते हैं, नेताजी को फोन कराते हैं। जबकि बात नहीं पड़ी, शॉर्टकट चाहिए, नहीं पड़ी बात, नीचे के टेबल से 500 का नोट दिया, भाई काम करके लिया था। हम इन चीजों को बात नहीं सोचते। मुख्य चीज है जो गरीबी है, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, उनको अपन देखें। आज कासिम भाई यदि एक होटल डालते हैं या एक कोई दुकान डालते हैं तो मैं मानता हूँ 5 से 10 आदमी को रोजगार मिलेगा। अगर ये कहते हैं कि साहब कहीं खाली जगह है, खाली जगह अगर कोई काम डालते हैं, अभी एक छोटा सा देखिए CP हॉस्पिटल डरा है, ठीक है, बिल्कुल सुनसान जगह थी, बिल्कुल कुछ नहीं था। शाम के टाइम अकेले जाने में भी डर लगता था। आज वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिला है। किसी ने होटल खोल लिया रोटी का, किसी ने चाय की दुकान खोल ली, किसी ने गुटखे पान की खोल ली, किसी ने कोल्ड ड्रिंक की खोल ली।
ऑटो वालों का सब धंधा काम हो वहाँ तक बढ़ गया। तो भाई आज हम 5 जने, चलो हम ये कहते हैं हम 5 जने मिलकर कोई बड़ा बिजनेस डेवलप करते हैं। अगर 5 जने मिलकर बड़ा बिजनेस डेवलप करते हैं तो मेरा मानना है कि 100 से 200 आदमी को रोजगार दे सकते हैं। मतलब भविष्य जी का ये कहना है कि हमको खुद की प्राथमिकता है, खुद को तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल भविष्य जी का करेक्ट बात है। आवाज तो उठानी पड़ेगी। हाँ, रोजगार के हाँ, मतलब आप किसी दूसरे कंधे पे मत अवसर रख हमको लो। खुद को भी तलाश दो। तलाश है। आज आप फारिक जी, आपकी नजर में बड़े मुद्दे क्या हैं जो चुनावों में मुखर रूप से आने चाहिए? ये लोग तो दोनों ही आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे, है ना। हरीश जी, जौनप्रिया जी कह रहे हैं कुश्ती लड़ने को तैयार है दोनों भाई से। हाँ। पता नहीं ये कहाँ से मुद्दे आ रहे हैं, इनके जहन में कहाँ से ये चीजें आ रही हैं। भाई कुश्ती लड़नी है तो कहीं पहलवान के अखाड़े में जाओ, या कुश्ती लड़ने का मामला नहीं है। एक मुद्दा और पूछता था। बिल्कुल पूछूंगा आपसे, बताओ। मैं तो सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे आज जो युवा हैं नशे के प्रति बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, तो परिवार नष्ट हो रहा है। बिल्कुल तो बहुत अच्छा नशे के लिए तुरंत प्रभाव में कोई बन तो उसको रोकना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारी को भी जिम्मेदारी होती है कि तुरंत प्रभाव से लगाना चाहिए। आज कई युवा वैसे हैं 18-18 अरे सर, पीढ़ियां खत्म होती जा रही है। बच्चे मर गए, उनके परिवार फांसी लगा के मर गए बच्चे के लिए उपाय के लिए। एक तो ये, एक हमारे गंगापुर सिटी में सड़क के ऊपर सड़क बना देते हैं। नगर पालिका ने सड़क ठेका दिया, आज मार्केट भी आपने देखे होंगे, गलियां भी देखी होंगी, पहले कितनी ऊंची सीढ़ियां होती थी, आज कोई। अब आप लोग कहते हो प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं हुई थी, तो आम जनता की आप जागरूक होनी चाहिए। आम जनता क्यों जागरूक हो? तनख्वाह लेते हैं, कर्मचारी लेते हैं, अधिकारी लेते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है? बिल्कुल क्या ड्यूटी है? उनके पास हक है, और उनके पास हक है, पावर है उनके पास। पावर है, वो नहीं लोगे कब लोगों पावर का? आप आयुक्त बैठे हो, एसडीएम बैठा हुआ है, कलेक्टर बैठे हुए हैं, एडीएम साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब बैठे हैं, क्राइम रोकना चाहिए। चोरी हो जाती है, चोरी का खुलासा नहीं होता। एक मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था, जयपुर में कोई 8 करोड़ की बंटवारा बढ़ गया, और नंबर 1 में जो पैसा था ना उसने उसको कबूल किया, और बाकी नंबर 2 में पैसा था कबूल नहीं किया। तो कुल मिलाकर के नशा और अपराध, नशा का अपराध तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। हाँ कासिम भाई, आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक मिनट बीच में रहूंगा। और आप आज आप कोई मुद्दा उठा रहे, इस मुद्दे में आप देखिए कि भारत में कितनी गंदगी है और नगर प्रतिशत अधिनियम कितनी मस्ती उड़ रही है। इस मुद्दे को भी आप इसमें उठाइए। आप बताइए। मेरा तो सबसे जो मेरे दिल का दर्द है, मतलब, और जो गलत समझता है, मैं तो कांग्रेस से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और बीजेपी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो हमारी गौ माता है और जो नंदी है, इनके संरक्षण की उचित व्यवस्था हो। बिल्कुल, ये सिर्फ मुद्दे बनते हैं, क्योंकि पूरे देश की समस्या है। हमारा गोवंश जो है वो क्या है कि चोटिल भी हो रहे है ना, तो उससे क्या है कि बहुत ज्यादा दुख देखने को मिलता है। दुख हमको भी होता है और दुख दूसरों को भी पीड़ा पहुंचा रहा है। मुझे तो इनकी दोनों पार्टियों को गंभीरता सोचना चाहिए और इनका संरक्षण होना चाहिए। एक बड़ी बात तो है। योगदान हमसे भले से लो, हमसे लो योगदान। जनता तो दे ही रही है, सेस और गोसेस के नाम पर पैसा दे ही रही है जनता, तो उसका यूज तो करोगे ही। आपने किया स्टाम्प ड्यूटी पर ले रहे हैं। हाँ, शराब पे लिया जा रहा है साहब, स्टाम्प ड्यूटी पे ले रहे हैं अपन, सरकार ले रही है। सरकार वही कह रहा हूँ, अधिकारी काम करने चाह रहे हैं, नेता काम करने चाह रहे हैं, तो वो स्टाम्प ड्यूटी पे क्यों ले रहे हो पैसा? वो संरक्षण गायों के नाम पर लिया जा रहा है पैसा, तो वो कहाँ का मतलब खर्च हो रहा है? कोई पता नहीं, कोई अधिकारी बताने वाला नहीं है, कोई नेता बताने वाला नहीं है। ये समस्या कितनी गौशाला है, कितनी गाय हैं, कितना बजट आ रहा है, उसके लिए कर क्या रहे हो आप? नगर पालिका चाहे, हर पंचायत स्तर पर चाहे कांजी हाउस हुआ करते थे पहले के जमाने में, आज कांजी हाउस बंद करती है। कौन उठाएगा जवाब? क्या आप लोग, आप जनता उठाओ। जनता क्यों उठाए भाई? आगे सरपंच क्यों नहीं उठाए भाई? आगे डायरेक्टर वगैरह बने हुए वो क्यों नहीं उठाए? ग्राम सेवक क्यों नहीं उठाए? अगर उसके ऊपर है तो नगर पालिका क्यों नहीं उठाए? नगर पालिका में कांजी हाउस हुआ करते थे, हमने देखा हुआ कि भाई साहब, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर पंचायत स्तर पर से आज आगे वो। अब वो योजनाएं आती हैं, फिर नंदी की लगे नहीं बना दो योजना, फिर वो कागजों चलो आपको भ्रष्टाचार का अच्छा नमूना बताता हूँ मैं आपको। नहीं, मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं, तो 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि इस पे आप आगे बढ़ो। नरेश भी बैठा है, ये भी अपने कागज पत्र आगे बढ़ा के इसको देखें। करते रहते हैं। गंगापुर में सन 91 से करीबन 17-18 वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। आपको शायद किसी को अंदाजा है क्या गंगापुर में वृद्धाश्रम है? एक भी नहीं है सर, एक भी 17-18 वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। उसके बाद और एनजीओ ने वृद्धाश्रम खोल लिए, लेकिन कागजों में है। वृद्धाश्रम के नाम पर पैसा उठ रहा है, उनका चाय का, अखबार का, रोटी का, कपड़े का।
वो तो पूरा बजट आ रहा मेंटेनेंस है। और सारा पैसा उठ रहा है। लेकिन मुझे आप एक भी वृद्धाश्रम गंगापुर में बता दीजिए कि जहां आप जाके ये कह सको कि हम वृद्धों को खाना खिलाना चाहते हैं, या उनकी सहायता करना चाहते हैं, या उनकी सेवा करना चाहते हैं। आप इस मुद्दे को अपने उठा लीजिए और हमको अगली बार मीटिंग में जवाब दे दीजिए कि भाई आपने इस मुद्दे का क्या किया, ताकि आपको मालूम पड़ जाए गंगापुर में ऑर्गेनिक क्या है। मैं 91 से कह रहा हूँ, 96 में रतन सिंह लांबा एसडीएम थे यहाँ। आप सबको हाँ, रतन सिंह लांबा थे, शैलेंद्र बिल्कुल। को याद है? बिल्कुल, जब हम हायर सेकेंडरी में पढ़ा करते थे, शैलेंद्र मेरे रतन सिंह साथ भाई। था, हाँ, शैलेंद्र मेरे साथ था, हम रतन सिंह जी लांबा के साथ बैठे थे, हाँ, तब मुद्दा उठाया था, तब अम्बेडकर धर्मशाला के पास हम्म, हमको जानकारी मिली थी। जब हम जांच करने गए थे तो सुबह सुबह 8-10 बुजुर्गों को लाकर वहां पे उन्होंने, अच्छा, क्योंकि कर्मचारियों की मिली बात रहती है, कर्मचारी सूचना दे दी कि सुबह एसडीएम साहब आ रहे हैं, तो 8-10 बुजुर्गों को लाकर वहां बैठाया, हो गया है ना, और साहब उनको अखबार देती है, 70 बिछा दी। बताओ। और जब उन बुजुर्गों से पूछा आपका बेटा क्या कर रहा है साहब, तो फला कर रहा है, वो सामने घर में रहता है, बोले आप कह रहे थे, बोले मैं वही रहता हूँ। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ये मालूम पड़ा कि वो बच्चा से नहीं, वो बेचारे सुबह घूमने निकले तो बुला के बैठा दिया। मैनिपुलेट की गई थी सारी कहानी। तो आज भी वही स्थिति है, कागजों में 17 से 18 वृद्धाश्रम चल रहे हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर आपके पास कोई वो है ना एविडेंस, तो मुझे जरूर देना। एविडेंस की जो थी एसडीएम कोर्ट में, हाँ, जो डिपार्टमेंट है वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन होता है, एनजीओ रजिस्टर्ड विभाग सवाई माधोपुर से, आपको समाज कल्याण विभाग से मिल जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है। तो एक बड़ा जोरदार मुद्दा इन्होंने मुझे दे दिया, और कुल मिलाकर के है, देखिए सबने अपने अपने मुद्दे बताए हैं। मेरी नजर में जो मुद्दे हैं, मैं उन्हें जो सबसे बड़े मुद्दे शहर के मानता हूँ और इस क्षेत्र के मानता हूँ। सबसे पहला तो बजरी माफिया, कहाँ से आया ये बजरी माफिया और इनको माफिया किसने बनाया? टोंक बजरी का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है, माधोपुर बजरी का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है। आपने लोगों का रोजगार छीन लिया, और आपने कितने ही परमिशन दे दी हो, लेकिन आज भी बंदर बांटर लूट मची हुई है। पुलिस भी बदनाम है, लोग भी बदनाम है भी या नहीं भी, इसको लेकर के आज तक किसी ने हमको कोई जवाब नहीं दिया। बजरी खनन टोंक और सवाई माधोपुर दोनों जिलों का सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा पर्यटन, मैं ये मानता हूँ गंगापुर सिटी आज जिला बन चुका है, अब पर्यटन के लिए और सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमारे पास है क्या? इसको भी तो विकसित कर दीजिए। कितने कॉरिडोर बना रहे हो मोदी जी आप? काशी विश्वनाथ बना दिया, मथुरा की बारी है, अयोध्या में राम मंदिर आपने बना दिया, लेकिन छोटे छोटे जो पर्यटन क्षेत्र होते हैं ना, ये लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं और लोगों को दुनिया के नक्शे पर भी लेकर के आते हैं। मेरी नजर में टोंक और सवाई माधोपुर के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बजरी खनन और जो है पर्यटन क्षेत्र। इन पर काम होना चाहिए, रोजगार भी लोगों को मिलेगा और अनुशासन भी। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, जहां पर्यटन क्षेत्र होता है ना, वहां अपराध भी कम होता है, क्राइम कम हो जाता है। दरअसल पुलिस जो है ना, प्रशासन जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि विदेशी पर्यटक जब आते हैं तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो ये बड़े मुद्दे रहेंगे, और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा मैं तो, और तो क्या कहूँ। लेकिन आज डिबेट बड़ी अच्छी हुई, आप लोगों ने खुल करके अपने विचार रखे, उसके लिए मैं आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी भाई साहब ने बोला, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, इंडस्ट्रियल बिल्कुल, हमारे यहाँ रेलवे की खूब नीड पड़ी है। जगह थोड़ा रचनात्मक डेवलपमेंट Yes, चाहिए, वो बहुत जरूरी वो है। बहुत जरूरी है। रोजगारी मिलेगा, सौंदर्यीकरण भी मिलेगा, युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं नहीं, वो आपने बोल दिए ना, आपने जैसे आपने नशा बता दिया, आप लोगों ने इन्होंने बता दिया, आपने बता दिया। मेरी नजर में जो मुझे बड़े लगे वो मैंने आपको बताया। अनमोल लूंगा मैं इसमें रेलवे में एक मुद्दा लड़ता हूँ कि आप हमको 3 चीज में तो एक चीज तो दो, आप आपको वंदे मातरम धुलाई का सेंटर दो, वंदे भारत ट्रेन वाला, ठीक है, ये नहीं दो तो बुलेट ट्रेन बनाने का कारखाना यहाँ तो 4 बहुत बढ़िया एकड़ जमीन है। यदि ये नहीं दो तो टुकलाबाग में जो हमारा कारखाना लग रहा है, जो अपने इलेक्ट्रिक शेड कोटा डिवीजन नाम है उसको लगाओ, उसको दो आप हमको। और जगह खूब पड़ी है, जगह खूब पड़ी है साहब, लोग अजय जी, बॉम्बे से लेके दिल्ली तक इतनी जगह कहीं नहीं है जितनी गंगापुर सिटी में है। आज की तारीख में यदि मैं इसका आकलन किया जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है गंगापुर सिटी में, और बॉम्बे से दिल्ली तक इतनी जगह कहीं नहीं है जितनी गंगापुर सिटी में। लेकिन सब अतिक्रमण हो चुका है। कहीं ना कहीं है ना, रोजगार की बहुत संभावना है। भ्रष्टाचार का मुद्दा लगभग 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है इससे। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो जो रेलवे में गंगापुर सिटी में उन्नति की नहीं हो रही, उसका एक कारण है उनके बच्चे कोटा में पढ़ते हैं अधिकारी, और दिल्ली में उनकी मैम साहब खरीदारी करने जाती है, तो उसकी उनका उनको प्रॉफिट मिल जाता है, रेस्पॉन्स मिल जाता है, उनकी सैलरी दिल्ली तक चली जाती है। यदि गंगापुर सिटी में वो कारखाना आता है टुकलाबाग वाला,
तो उनको वो टीएडी और सेट बंद हो जाएगी, तो उनकी मैडम खरीदारी करने दिल्ली कैसे जाएगी? जबकि आपको मालूम होना चाहिए नरेश जी, पीकेडी इलेक्ट्रिक शेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक से हार चुका है, लेकिन उसके बावजूद गंगा पर चीटी लगाने के आदेश हो चुके, लेकिन उसके बावजूद ठंडे बस्ते में सारी कार्रवाई पड़ी हुई है। मेरे पास है कि रेलवे बोर्ड के आधे में रेल बोर्ड इसका आदेश और जो तो अपन बहस का मुद्दा लगाया तो देखो कोई सीमा नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जो एक बात सभी हमारे महानुभावों से निकल करके आई वो एक चीज है, अगर जनता जागरूक नहीं हुई, जनता आगे खड़ी नहीं हुई और जनता ने सवाल नहीं किए ना, तो ये नेता जैसे फुटबॉल बनाते आए ना पब्लिक को, वैसे ही आप फुटबॉल बनते रहोगे और ये किक मारते रहेंगे। कुल मिलाकर के कुछ तो हकीकत हुआ करती थी मेरे अफसानों में, और आज इतनी भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में, और वक्त की आंधी बहा ले गई सब कुछ, वरना प्यार के ढेर लगे थे मेरे खलियानों में। और सर भी फोड़ने जाएं तो कहाँ जाएंगे अजय, ओखले कांच के बुते तेरे बुतखानों में। नई कोई अपडेट लेकर के और नई डिबेट को लेकर के फिर आप लोगों के सामने आएंगे, और उम्मीद करता हूँ आज की डिबेट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आज ये पार्टी पॉलिटिक्स की कोई मुद्दा नहीं था। कासिम भाई की बात करें, मेरे साथ मेरे क्लासमेट रहे हैं, साथ साथ हमने पढ़ाई की है। नरेश भाई हैं, ये हमेशा से मेरे लिए इसलिए सम्माननीय रहे क्योंकि यार ये जो मुद्दे उठाते हैं ना, औसम उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस आदमी को हाईलाइट होने का कोई शौक नहीं, ये बिल्कुल अपने आप को प्रचार है ना। हाँ, शैलेंद्र भाई ये छुपे हुए रुस्तम है ना, ये भी ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन हाँ जो समाज के लिए कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। इन जनाब को अपनी दुकान से फुर्सत नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ होते हैं। फारिक जी हैं, इनको ज्यादातर आप कहीं ना कहीं है ना कलेक्ट्री पर देखते ही रहते होंगे, क्योंकि कारण ये भी जनता के किसी न किसी मुद्दे को निस्वार्थ भाव से उठाते रहते हैं। बस वही कहते हैं कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, बस ये चाहता हूँ सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध,